हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटर। गैस इस वीडियो में एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे। जो इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड करवाया था उसमें एग्रीकल्चर मेन टॉपिक था, और एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स थे मैक्सिमम मैंने डिस्कस कर दिया है। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसका भी वीडियोज़ 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब रोज़ 1-2 वीडियोज़ ही अपलोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक भी तैयार है, लेकिन अत्यधिक वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों की फिर दिक्कत हो जाएगी और मेरे पास भी अपलोड करने का वक्त नहीं मिल पाता है। तो आज एग्रीकल्चर्स को कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना दिया जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। ऑलमोस्ट मैंने बीपीएससी का सिलेबस 60% के आसपास कवर अप कर दिया है। पेपर फर्स्ट का सिलेबस ऑलमोस्ट 95% के आसपास कवर अप हो चुका है। आप लोग जाकर देखिए, चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है और पेपर सेकेंड में भी पॉलिटी के भी कुछ वीडियोज़ डाले जा चुके हैं। पॉलिटी के भी कंटिन्यू होगा, साइंस एंड टेक के भी कुछ वीडियोज़ डाले जा चुके हैं। उसके बाद अभी इकोनॉमी का चल रहा है तो इकोनॉमी में भी वीडियोज़ डाले जा चुके हैं और कुछ दिन में ही इकोनॉमी ख़त्म कर दिया जाएगा। इस सप्ताह के अंदर अंदर ही इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स कवर अप करवा दिया जाएगा। ओके, तो आज हम एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और एग्रीकल्चर के डिस्कशन में कुछ डेटा जो बिहार से रिलेटेड है शायद अभी अपडेटेड नहीं है, तो आप लोग भी उसको अपडेट कर लीजिएगा और मुझे भी जब वक्त मिलेगा तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। और बाकी बात सारा डेटा अपडेटेड है, रिसेंट डेटा है, इकोनॉमी सर्वे से लिया गया डेटा है। इंडिया के संदर्भ में जितने भी डेटा हैं सारे अपडेटेड हैं। बिहार के भी संदर्भ में जो डेटा अपडेटेड नहीं है मैं उसके बारे में बता दूंगा, बाकी जो लिखा हुआ है सारे अपडेटेड डेटा ही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द एग्रीकल्चर का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है, मतलब अभी वर्तमान दशा क्या है कृषि की भारत में और बिहार में। देखिए, एग्रीकल्चर India is a agriculture dominating a state. In a state like Bihar also agriculture is the main source of the livelihood. मतलब इंडिया में तो एग्रीकल्चर डोमिनेट ही करता है इनके इकोनॉमी में, लेकिन बिहार में इंडिया से ज़्यादा, मतलब इंडिया का जो परसेंटेज है उससे ज़्यादा, मतलब इंडिया में लगभग 55% के आसपास आदमी अगर इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है या फिर एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर पे डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो बिहार के लगभग 78% पीपल, मतलब बिहार के लगभग 78% आदमी एग्रीकल्चर एवं उसके एलाइड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंडेंट है और उनसे जुड़े ही रिलेटेड सेक्टर में ही अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं। अबाउट 54.6% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इन द कंट्री इज स्टिल इंगेज इन द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर एक्टिविटीज़। मतलब अभी 54 से 55% जो भारत की वर्क फोर्स है या फिर जो काम करने वाली जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित या फिर कृषि पे ही अपने रोजगार के लिए निर्भर करते हैं, विच अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 17.8% ऑफ द कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर द ईयर 2019-20। ओके, ये कहा जा रहा है कि जो कि 17.8% कंट्री के ग्रॉस वैल्यू एडेड के, मतलब एडेड का हिस्सा है, मतलब जो कंट्री का ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है ना उसका 17.8% एग्रीकल्चर से ही होता है। और ये डेटा रिसेंट इकोनॉमी सर्वे 2019 से 20 के आसपास का डेटा है जो लिया गया है। 2021 वाले जो 2020 से 21 का जो इकोनॉमी सर्वे डेटा है यही डेटा दे रखा है। ओके, डेटा में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर कम अप विथ ए रॉबस्ट ग्रोथ रेट ऑफ द 3.8 एट द कांस्टेंट प्राइस ड्यूरिंग द 2020 से लेकर 2021 तक एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.4% का ग्रोथ हुआ है कांस्टेंट प्राइस पे, जबकि अन्य बहुत सारे सेक्टर्स में ग्रोथ डिक्लाइन हुआ है। कि एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर है जो मतलब एक तरह से एट हाई पेस, या एक कह सकते हैं कि जो अत्यधिक ग्रोथ दिखाया है 3.4% के आसपास कांस्टेंट प्राइस पे। ओके, अब देखिए एग्रीकल्चर्स का जो 2020 से लेकर 21 तक का जो शेयर है जीडीपी में वो लगभग 20% बढ़ गया है, मतलब 20% हो गया है। कितना हो गया है? 20%। ये 20% है 2020 से 21 तक में। ये लगभग पिछले 15-17 साल के में सबसे ज़्यादा जीडीपी में शेयर है एग्रीकल्चर का, मतलब प्राइमरी सेक्टर का। ओके फ्रेंड्स, और बिहार में भी ये शेयर लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20% ही हो जाता है प्राइमरी सेक्टर का। ओके, प्राइमरी सेक्टर का बिहार के जीडीपी में अप्रॉक्सीमेटली 20% से ही है। और अभी 2020-21 का डेटा है वो भी लगभग इसी के आसपास
शो कर रहा है। ओके, इन प्राइमरी सेक्टर द एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर ऑल्सो इंक्लूडेड। मतलब प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं होता, एग्रीकल्चर से जितने भी अलाइड चीज़ें हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, हॉर्टिकल्चर्स, ये सारे चीज़ें प्राइमरी सेक्टर्स में ही आते हैं। और इन सब चीज़ों का ही योगदान से प्राइमरी सेक्टर का योगदान बना है, जो कि लगभग 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये सभी चीज़ें मिलकर 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ओके, इन द एग्रीकल्चर ईयर 2019 to 20 द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शंस इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट ए रिकॉर्ड। मतलब ये कहा जा रहा है कि 2019 से 20 तक कंट्री में टोटल फूड प्रोडक्शन जो था लगभग 296.65 मिलियन टन। कितना? 296.65 मिलियन टन था। ओके, उसके बाद बिहार का जो शेयर था 1.63 करोड़ टन। कितना है? 1.63 करोड़ टन। ध्यान रखिएगा, भारत का कितना शेयर है, भारत का कितना मतलब प्रोडक्शन हुआ है 2019 से 20 तक में 296.65 मिलियन टन, जबकि बिहार का उसमें शेयर है 1.63 करोड़ टन। कितना है? 1.63 करोड़ टन उसमें बिहार का शेयर है। रेदर देन टू फूड ग्रेन्स, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वेरी वेल। मतलब खाद्यान्न फसलों के अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, हॉर्टिकल्चर्स, ये सब का भी प्रोड्यूस अच्छा हुआ है और मतलब ग्रोथ के रास्ते पे ये इन सब का भी प्रोड्यूस है। इन ईयर 2019 to 20 हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इज 13.95 करोड़ टन। मतलब जो हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस है 31.95 करोड़ टन है। किस ईयर में? 2019 से लेकर 20 का जो साल था, इकोनॉमिक साल था, उसमें 31.95 करोड़ टन हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस रहा है देश में। ओके, इंडिया कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 31% ऑफ द टोटल लाइव स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन इंडिया। लगभग 31% विश्व के सभी पशुओं का 31% पशु, या मतलब लाइव स्टॉक जिसको बोल सकते हैं, जो लाइव स्टॉक मीन्स दूध वगैरह देते हैं, जो उनका लगभग 31% अपने भारत में पाया जाता है। पूरे विश्व का 31% लाइव स्टॉक्स अपने भारत में ही पाए जाते हैं। इन मिल्क प्रोडक्शंस, फिश प्रोडक्शंस, शुगर प्रोडक्शंस ऑल शोन ए पॉजिटिव ग्रोथ रेट। मतलब इन सभी में एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखा है पिछले कुछ वर्षों से। ओके, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट्स हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड इन इंडिया। राइट नाउ टोटल एक्सपोर्ट रिच एट $38 बिलियन। ये कहा रहा है कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसमें भी ग्रोथ हुआ है और अभी जो प्रेजेंट दशा है $38 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, इट हैज़ टू बी इंक्रीज अप टू $60 बिलियन टिल 22। मतलब इसको $60 बिलियन तक पहुंचाना है 2022 तक। ओके, इन बिहार ऑल्सो विथ सीरियल प्रोडक्शंस, फिश प्रोडक्शंस, मिल्क प्रोडक्शंस, हॉर्टिकल्चर्स आर इंक्रीजिंग। बिहार में भी सीरियल प्रोडक्शंस, फिश प्रोडक्शंस, मिल्क प्रोडक्शंस, हॉर्टिकल्चर्स इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स ये प्रेजेंट सिनेरियो था एक एग्रीकल्चर्स का कि अपने देश में अभी एग्रीकल्चर्स का क्या सिनेरियो है, हमने इसको देखा और ये इंट्रोडक्शंस में लिखेंगे तो हमारा आंसर्स बेटर हो जाएगा। अभी देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है डिफरेंट सेक्टर में, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उस कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं कि एग्रीकल्चर्स प्राइमरी सेक्टर में किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करती है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या कॉन्ट्रीब्यूट करती है, टर्सरी सेक्टर में क्या कॉन्ट्रीब्यूट करती है, उन चीज़ों को देखते हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में कॉन्ट्रीब्यूशंस है एनिमल हस्बेंड्री पे। मतलब एनिमल हस्बेंड्री जो है वो फुल्ली रूप से डिपेंडेंट करता है एग्रीकल्चर्स पे। अगर एग्रीकल्चर्स नहीं है तो एनिमल हस्बेंड्री या फिर एनिमल से रिलेटेड जितने भी कारोबार होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, फूड सिक्योरिटी, मतलब अगर किसी भी देश का फूड सिक्योरिटी डिपेंड करता है तो एग्रीकल्चर्स पे। अगर एग्रीकल्चर्स खेती नहीं होगा तो सारा मनुष्य, जानवर, जीव जंतु सभी भूखे मर जाएंगे। ओके, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मतलब जितने भी प्रोटीन या फिर न्यूट्रिएंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। और एग्रीकल्चर पॉवर्टी को भी कम करने में योगदान देता है, एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करने में काम करता है और फार्मर्स इनकम को भी बढ़ाता है। ये प्राइमरी सेक्टर में योगदान है एग्रीकल्चर्स का। ओके, ये योगदान किस में है? प्राइमरी सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर्स का योगदान है। ओके, देखिए अभी सेकेंडरी सेक्टर्स, मतलब सेकेंडरी सेक्शन में जहाँ प्रोडक्शंस का काम होता है, देखिए प्राइमरी सेक्टर्स में मतलब एग्रीकल्चर से एलाइड एक्टिविटीज़ होता है जिसको हम प्राइमरी सेक्टर्स बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स में प्रोडक्शंस का काम होता है।
देखिए सेकेंडरी सेक्टर्स में किस प्रकार का योगदान है एग्रीकल्चर्स का, कि मतलब बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स है, बहुत सारी कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स है वो एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। अब समझ सकते हैं कितने, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं बायोफ्यूल्स हो गया, उसके बाद शराब की जो फैक्ट्री है उसका हो गया, फूड फैक्ट्री हो गया, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हो गया, इन सब का रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद फार्म मैकेनाइजेशंस का भी जो डिपेंडेंट है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होने के वजह से ही फार्म मैकेनाइजेशंस का भी विकास हुआ है, मतलब फार्म मैकेनाइजेशंस हुआ है, जिस वजह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रैक्टर, मशीन, ये सब बनाने के लिए फैक्ट्री की भी ग्रोथ हुई है, इन सब की फैक्ट्री की भी ग्रोथ हुई है। और इस वजह से मतलब एक तरह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी काम हुआ है। ओके, ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्शंस यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, ट्रैक्टर हो गया, या फिर बायोसीड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, जितना भी प्रोडक्शंस हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज तो एग्रीकल्चर यूज के लिए ही प्रोडक्शंस कर रहा है। ओके, अब देखिए टर्सरी सेक्टर्स में क्या योगदान है, उन योगदान को देखते हैं। टर्सरी सेक्टर में एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, डोमेस्टिक ट्रेड होता है, मतलब डोमेस्टिक ट्रेड्स, फॉरेन ट्रेड्स भी होता है। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटीज़ बनाने के लिए भी हम स्टोरेज से रिलेटेड काम होता है, एग्रीकल्चर से ही देता है हमारा काम। ओके, अभी देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रेड बेस्ड के लिए भी है, बैंकिंग बिजनेस भी एग्रीकल्चर चलाता है, इंश्योरेंस बिजनेस भी, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हो गया, लॉजिस्टिक्स का भी काम एग्रीकल्चर्स के तरफ से दिया जाता है, किसान रेलवेज को भी किसान एग्रीकल्चर काम देता है। मतलब इस प्रकार का कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। ओके, इन दिस वे एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन जीडीपी एट लार्ज स्टेज। मतलब ये कह रहा है कि इस प्रकार से एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जीडीपी में बहुत ही उच्च स्थान पे है, या फिर एट लार्ज स्टेज। ओके, instead of all these contributions there are so many challenges in agriculture, especially in states like Bihar where all positive inputs are existing। मतलब देखिए इन सब कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद भी एग्रीकल्चर्स में बहुत सारी समस्याएं हैं, जहां और कुछ ऐसे स्टेट में समस्याएं हैं जहां की एग्रीकल्चर्स के ग्रोथ का बहुत ज़्यादा स्कोप है। एग्रीकल्चर्स को लेकर लोग, मतलब उस स्टेट्स के सारे पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 70 to 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर्स पे डिपेंडेंट हैं। उस स्टेट्स का जीडीपी भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है और एग्रीकल्चर्स पे ही डिपेंडेंट हैं। उस स्टेट्स का आर्थिक व्यवस्थाएं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, फिर भी वहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड समस्याएं हैं। ऐसा क्यों? इन चीज़ों को दूर करना चाहिए सरकार को मिलकर, या फिर सरकार को ऐसी पॉलिसीज़ बनाना चाहिए कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड समस्याएं कम से कम हो, किसान को खेती करने में ज़्यादा तकलीफ ना हो, और बहुत सारे लोग, अत्यधिक लोग अगर किसान मतलब कि खेती में लगे और फूड सिक्योरिटी या फिर एक तरह से जो खेती करना चाहते हैं, खेती को इनोवेटिव बनाया जाए। ओके, तब देखते हैं कि बिहार में एग्रीकल्चर का क्या स्ट्रेंथ है और किस प्रकार का स्ट्रेंथ माना जाता है। देखिए बिहार के पास वर्ल्ड का सबसे मोस्ट फर्टाइल लैंड है। आपको पता होगा गंगेटिक प्लेन जो है वर्ल्ड का मोस्ट फर्टाइल प्लेन है, यहाँ विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी निवास करता है, मतलब नेचुरली निवास करता है। ओके, और सबसे ज़्यादा फसल भी इसी प्लेन में उगाया जाता है। ओके, तो डेंसिटी देख लीजिए, मतलब बिहार का क्या है, बांग्लादेश का क्या है, वेस्ट बंगाल का क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्यों डेंसिटी इतना ज़्यादा है? क्योंकि ये लैंड फर्टाइल है, और लैंड फर्टाइल है तो जहाँ फर्टाइल लैंड होंगे वहीं पीपल जाकर ज़्यादा बसेंगे ना, क्योंकि उनको मतलब आसानी होता है अपने लाइवलीहुड को सपोर्ट करने में। ओके, वाटर रिसोर्स भी बिहार में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स भी अवेलेबल है, डेवलप्ड मार्केट भी है, क्योंकि मार्केट में भी मतलब आदमी ज़्यादा है तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड भी ज़्यादा है। ओके, एग्रीगेरियन इकोनॉमी बेस्ड है। ओके, उसके बाद एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन फेवर्स ऑफ द एग्रीकल्चर है, जो बिहार का एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो एग्रीकल्चर के फेवर में है। ये सारे स्ट्रेंथ हैं बिहार के, ये सारे स्ट्रेंथ है बिहार के एग्रीकल्चर्स के लिए, लेकिन फिर भी बिहार में एग्रीकल्चर्स अत्यधिक रूप से डेवलप नहीं हो पाया। अगर बिहार के क्रॉप इंटेंसिटी देखें तो लगभग 144% ही है, जो कि बहुत ही कम है, और अपने कंट्री का अगर क्रॉप इंटेंसिटी देखें तो 136% ही है, जो कि अमेरिका, ब्राज़ील और फिर कनाडा जैसे देश में 300% वहाँ के क्रॉप इंटेंसिटी है। कितने? 300% वहाँ के क्रॉप इंटेंसिटी है, जो कि इंडिया में कम है। इस क्रॉप इंटेंसिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है अगर सरकार ठीक कदम उठाते हैं तो। चलिए, ये तो हमने देख लिया है कि बिहार में क्या है, कैसे है। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में चैलेंजेस क्या है। ओके, चैलेंजेस को देखते हैं, एक नज़र मारते हुए आगे बढ़ेंगे। टोटल शेयर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर इंक्रीजिंग एट फास्ट पेस, मतलब जो छोटे और
मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनका सीमांत किसान है, उनका जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो लैंड है ना वो लैंड लिमिटेड है और लैंड का जो फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है, लैंड का जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे घटते जाता है। एक परिवार में सपोज दैट मानिए कि कोई पेरेंट्स हैं, मतलब कोई एक सिंगल व्यक्ति है, उनके 4 बच्चे हो गए, तो वो लैंड जो 4 बच्चे में डिवाइड होंगे तो लैंड का साइज तो छोटा हो जाएगा ना, ये बात है। फार्मर्स इंक्रीजिंग इज नॉट इंक्रीजिंग एट द फार्मर्स इनकम इज नॉट इंक्रीजिंग एट द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग। मतलब ये कह रहा है कि फार्मर्स का जो इनकम है ना उस प्रकार से इंक्रीज नहीं कर रहा है जिस प्रकार से गुड्स एंड प्राइस का जो दाम है वो बढ़ते जा रहा है। ओके, एवरेज लैंड होल्डिंग इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, मतलब एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो डिक्रीज कर रहा है। बिहार का साइज तो लगभग 0.5 हेक्टेयर के आसपास पहुंच चुका है, 1 हेक्टेयर से भी कम के आसपास का बिहार का साइज पहुंच चुका है, और इंडिया का भी लगभग 1 हेक्टेयर ये एवरेज लैंड साइज है। ओके, क्रॉप इंटेंसिटी इज वेरी लेस ऑल ओवर इंडिया, एवरेज इज 136% है, जबकि बिहार में ये 142-144% के ही आसपास है। प्रॉब्लम्स ऑफ द इरीगेशन है, मतलब कहीं ड्रॉट है तो कहीं फ्लड है, कहीं ये मतलब एक प्रकार का सिमिलरिटीज नहीं है कि चलो ठीक है जहाँ पानी की आवश्यकता है वहाँ पानी मिल जाए, जहाँ पानी की उपलब्धता है वहाँ पानी कम मिले। ओके, इनपुट कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, जो इनपुट कॉस्ट है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, लेबर कॉस्ट, ये सब ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है जिस वजह से किसान पे बर्डन पहुँच रहा है। उसके बाद कुछ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, जैसे सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन, ये सब भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। प्रॉपर रूप से मैकेनाइजेशन नहीं हो चुका है, क्योंकि मैकेनाइजेशन उन्हीं फार्मर्स के लिए हुआ है जिन फार्मर्स के पास मोर देन 10 हेक्टर्स का ज़मीन है, मतलब 10 हेक्टर्स या 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, उसी फार्मर्स के लिए फार्म मैकेनाइजेशन पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि वही फार्मर्स ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, बड़े बड़े मशीनरीज खरीद सकते हैं अपने फसल्स को, मतलब फसल्स के किसान यूज करने के लिए, फसल्स में यूज करने के लिए। ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ द कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर, छोटे किसान से उनके पास पूंजी नहीं है जो फसल्स में उचित समय में लगा सकते हैं। ओके, मतलब बड़े किसान के पास कैपिटल के लिए पैसा है लेकिन छोटे किसान के पास नहीं है। बड़े किसान को लोन भी आसानी से मिल सकता है लेकिन छोटे किसान को लोन भी आसानी से नहीं मिल पाता है। देखिए, ये एक प्रॉब्लम है कि जो प्रोडक्टिविटी है ना वो भी कम है, एग्रीकल्चर्स का प्रोडक्टिविटी वो भी कम है, और प्रोडक्टिविटी के वजह से बहुत सारी समस्याएं इंक्रीज हो जाता है। क्या है? प्रोडक्टिविटी के वजह से बहुत सारी समस्याएं इंक्रीज होता है, और प्रोडक्टिविटी के वजह से कौन कौन से समस्याएं इंक्रीज होती है, देखिए अगर आप एग्जाम में लिखिएगा ना तो इन सबको भी अगर लिख दीजिएगा ना कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की समस्याएं हैं तो ये भी चलेगा, लेकिन हमने इसको प्रोडक्टिविटी रिलेटेड से इसलिए जोड़ दिया है कि हम थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में हम ऐसे ही लिखेंगे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का समस्या है, फार्म होल्डिंग का समस्या है, मतलब छोटा साइज है, इंडियन मानसून पे मतलब डिपेंडेंट रहता है। ओके, इंडिया का जो खेती है वो बिल्कुल मानसून पे डिपेंडेंट है। कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड प्रोसेसिंग की दिक्कतें हैं, मतलब पर्याप्त रूप से नहीं बना चुका है। क्रॉप पैटर्न एंड फर्टिलाइजर, सॉइल न्यूट्रिएंट, इन सब की भी दिक्कतें हैं। जो इंडिया का जो क्रॉप पैटर्न है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ इंडिया के लोग ज़्यादा चावल और गेहूँ उगाने पे ही विश्वास करते हैं, सीरियल क्रॉप्स को छोड़ चुके हैं, पल्सेज को छोड़ चुके हैं, उनका उत्पादन कम करते हैं। ओके, सब्सिडीज रिलेटेड समस्या है, इरीगेशन से रिलेटेड समस्या है जिनको हमने देख लिया है। उसके बाद इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है कि मतलब पर्याप्त रूप से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन अब सरकार कदम उठा रही है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी, किसान रेल या फिर अन्य प्रकार की सुविधाएं दे रही है। ओके, देखिए अब सॉल्यूशंस में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव्स, मतलब कुछ इनिशिएटिव्स को डेवलप करना चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करना चाहिए, फार्मर्स फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स कैन इंक्रीज द एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड इनकम, फार्मर इनकम, मतलब इन सब पे ध्यान देकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस, फार्मर्स फ्रेंडली पॉलिसीज को अगर इन्वॉल्व करते हैं तो फार्मर्स की इनकम से बढ़ सकता है, फार्म से रिलेटेड समस्याएं भी कम हो सकता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो फार्म्स का यील्ड गैप्स है उसको रिड्यूस कर सकता है और फार्म्स के जो यील्ड है उसको बढ़ा सकता है। द वाटर एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली विद द बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट कैन इंक्लूड ड्रिप इरीगेशन, मतलब हम ड्रिप इरीगेशंस या फिर माइक्रो इरीगेशंस के मदद से हम वाटर एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। ओके, द क्वांटिटिव फ्रेमवर्क फॉर बिडिंग फार्मर्स इनकम हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर, मतलब एक तरह से क्वांटिटी फ्रेमवर्क को देखना है और इन पे भी ध्यान देना है ताकि फार्मर्स का जो इनकम है वो बढ़ सकता है। इम्प्रूवमेंट इन एलाइड सेक्टर लाइक हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, पोल्ट्री नीड टू बी पुश्ड, मतलब इन सब सेक्टर्स में भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, कोऑपरेटिव फार्मिंग की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा चीज़ ये भी है कि मतलब देखिए
कोऑपरेटिव फार्मिंग तो ज़रूरी है, लेकिन अभी जो किसान हल्ला उल्ला कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना एग्रीकल्चर्स का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स। देयर इज ए नीड टू बी ए मैक्स शिफ्ट फ्रॉम राइस एंड वेट सेंट्रिक पॉलिसीज टू माइलेज पल्सेज वेजिटेबल्स। मतलब जो हम ये सिर्फ गेहूं और चावल उगाने के चक्कर में रहते हैं उनसे नहीं होगा, हमें अदर चीज़ों पे भी शिफ्ट करना पड़ेगा, सीरियल क्रॉप्स, पल्सेज, इन सब चीज़ों पे। ओके, उसके बाद एक कम्पिटिटिव मार्केट बनाने की ज़रूरत है जिससे फार्मर्स को बेटर प्राइसेस मिल सकता है। ओके, जिससे फार्मर्स को बेटर प्राइसेस मिल सकता है। अब देखिए कुछ इनिशिएटिव्स है सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं एग्रीकल्चर्स के सुधार के लिए, उसको देख लेते हैं थोड़ा। देखिए इनिशिएटिव्स इसके अलावा भी बहुत है, आप उसको भी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन हमने सारे इनिशिएटिव्स को इसलिए ऐड नहीं किया है। आपको लगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि उतना लिख भी नहीं सकते हैं आप। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड सब्सिडीज़ दे रहा है सरकार, पीएम कृषि सिंचाई योजना है, कोल्ड स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्थाएं करवा रही है। अभी भी फूड प्रोसेस से रिलेटेड भी इकोनॉमी सर्वे में बहुत सारे स्कीम्स लेकर आई है सरकार। सॉइल हेल्थ कार्ड चला रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया है, उसके बाद ई नाम हो गया है। ये सब सारे जो है ना, ये सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड मतलब इनिशिएटिव्स है, जिस वजह से एग्रीकल्चर्स की प्रोडक्शंस इंक्रीज कराने में मदद करेगी। ओके, अब देखिए बजट 2021 में एग्रीकल्चर स्पेसिफिक क्या बातें की गई है। द MSP regime has undergone a sea change to ensure price that is at least, मतलब ये कह रहा है कि MSP regime को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। ओके, अदर क्रॉप्स को लिए भी। ओके, उसके बाद क्या है, प्रोक्योरमेंट हैज़ ऑल्सो कंटिन्यू टू इंक्रीज एट द STD पेस, मतलब जो खरीद बिक्री है उसको भी बढ़ाया गया कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि फसल का किसान से खरीदे। ओके, उसके बाद है ये सारे चीज़ों के वजह से किसान की इनकम में बढ़ोतरी आई है। उसके बाद एग्रीकल्चर्स में भी मतलब बजट में इकोनॉमी सर्वे में स्वामित्व स्कीम्स को लाया गया है, जो कि अन्य मतलब पहले से ये स्कीम चल रहा है, लेकिन अभी कुछ और स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी को कवर करने के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया। ओके, टू बूस्ट वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स दियर एक्सपर्ट्स ऑपरेशन ग्रीन स्कीम्स विल बी एक्सटेंड। मतलब ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स को या फिर उसके वैल्यू एडिशन को बूस्ट करने के लिए जो ऑपरेशन ग्रीन है ना, उसको 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए मतलब एक्सटेंड किया गया। टमाटर, आलू और प्याज के अलावा भी ऑपरेशन ग्रीन अन्य हॉर्टिकल्चर्स प्रोडक्ट के लिए अब लागू हो सकता है। ओके, अब ये डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने कुछ काम किया है, फिशरीज से रिलेटेड कुछ डेटा है, उसको हम देख लेते हैं। 2 नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर ओपन इन द कंट्री, 1 इन नॉर्थ एंड 1 इन साउथ। मतलब 2 नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर्स ओपन करने की बात हो रही है, खुला है। ओके, नेशनल गोकुल मिशन से स्टार्टेड फॉर द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द इंडिजिनस केटल ब्रीड्स। नेशनल गोकुल मिशन से स्टार्ट किया गया, आप लोग जानते होंगे। ब्लू रेवोल्यूशंस पे बात चल रही, मतलब ब्लू रेवोल्यूशन कह रहा है कि ब्लू रेवोल्यूशंस पे फोकस करें, जिससे हमारा जो फिशरीज या फिर मैरीन फूड जो हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस जाए। ओके, उसके बाद कवरेज अंडर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एक्सटेंडेड टू द इंटायर कंट्रीज। मतलब जो नेशनल लाइव मिशंस था उसको पूरे देश में लागू करने की बात चल रही है। अब देखिए बिहार सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं। कुछ खास डेटा अभी इकोनॉमी सर्वे से नहीं मिल पाया है, क्योंकि उसका इकोनॉमी सर्वे अभी पब्लिश नहीं हुआ है और शायद मैं वहाँ अभी उस पर काम नहीं कर पाया हूँ। जो पुराने डेटा है उनको देखते हैं। एग्रीकल्चर रोड मैप चलाए जाते हैं बिहार सरकार के द्वारा, और अभी जो तत्काल एग्रीकल्चर रोड मैप चलाया जा रहा है 2017 से 2022 के बीच में, उसमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, उस स्टेप्स को हम देखेंगे। ओके, बाकी आप लोग अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा। डेटा मैं अगर इकोनॉमी सर्वे पे काम कर लेता हूँ तो वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी बिहार के इकोनॉमी सर्वे फिजिकली मुझे एक्सेस नहीं हो पाया है, हो जाता है तो उस पर मैं काम कर लूँगा। ओके, देखिए बिहार गवर्नमेंट स्टार्टेड एग्रीकल्चर रोड मैप्स। इट्स ऑब्जेक्टिव क्या है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। ओके, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द फार्मर, ये सब स्टेप्स लिए जा चुके हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा। एम्प्लॉयमेंट और जनरेशन, उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, उसके बाद क्या है, कॉपरेशन, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड दियर सस्टेनेबल यूज। इस प्रकार का जो स्टेप्स है वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा चुका है एग्रीकल्चर्स को इंश्योर करने में। स्टेप सेकेंड अंडर द थर्ड एग्रीकल्चर्स रोड मैप, मतलब 2017 से लेकर 2022 तक जो थर्ड एग्रीकल्चर मैप चलाया जा रहा है 5 साल के लिए, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स लिया जा चुका है उसको हम देखते हैं। पहला तो एक बिहार के मतलब किशनगंज में जो फिशरीज कॉलेज के बारे में बात हुई है उसका स्थापना। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गंगा रिवर के दोनों साइड लगभग 12 जिलों को सिलेक्ट किया गया है जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग को किया जाएगा, और इस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट मिलेगा। ओके,
उसके बाद है क्या, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सरकार ने 11 किलोवाट एग्रीकल्चर फीडर एट नौबतपुर ब्लॉक इन पटना के आसपास एस्टेब्लिश किया है। क्या क्या, नौबतपुर ब्लॉक इन पटना के आसपास उसका एस्टेब्लिशमेंट किया है। ओके, ये सब चीज़ों को लाया गया है और बिहार सरकार से ये सब, बिहार सरकार के द्वारा ये सब कदम उठाया गया। अब थोड़ा वे फॉरवर्ड देख लेते हैं फ्रेंड्स। वे फॉरवर्ड में ये कहा जा रहा है कि इरिगेशंस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। माइक्रो ड्रिप इरिगेशंस की मदद से हम वाटर के एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशंस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशंस का मकसद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स पे वो ज़्यादा फोकस कर रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, फार्म और गवर्नमेंट रिलेटेड थोड़ा फार्मर फ्रेंडली इनिशिएटिव्स पे भी फोकस करना चाहिए। ऐसे पॉलिसीज़ बनाना चाहिए जिससे फार्मर्स को थोड़ा ज़्यादा मदद मिले। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एग्रीकल्चर्स के सारे एस्पेक्ट्स को आज कवर अप किया है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के बहुत सारा मदद करेगा, हेल्पफुल करेगा आगामी आने वाली किसी भी परीक्षा में जिससे एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक हो। और बीपीएससी के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एग्रीकल्चर से टॉपिक पूछे जाते हैं। कुछ एग्रीकल्चर्स के सब टॉपिक्स बचे हुए हैं, आज से कल तक उसके भी वीडियोज अपलोड हो जाएंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए, प्लीज़ वीडियोज़ पूरा देखा कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगता है तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।